हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखा हूँ फ्रिक्शन के ऊपर। इसको सारे खत्म करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला हम लोग न्यूटन लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक केस में मास ऑफ m इज 10 kg, म्यू s इज 0.8, म्यू s मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू k इज 0.5, इन व्हिच केस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज मैक्सिमम। कौन सा केस में फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक के ऊपर सबसे ज्यादा है। सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? सर ऑप्शन नंबर डी में सबसे ज्यादा बोल रहे हो। चलिए देखते हैं। Here, what is the normal reaction on the block? कोई बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी। Let us see. What is the normal reaction on the block? अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो उसका वेट है mg और नॉर्मल रिएक्शन है r, और हर केस में इसके ऊपर फोर्स a से आ रहा है, हर केस में फ्रिक्शनल फोर्स a से होगा। तो r कितना है mg, m कितना है 10g, दैट इज 100 न्यूटन। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? म्यू इंटू आर। कौन सा म्यू? म्यू एस और म्यू के? और इट इज म्यू एस, सो इट इज 0.8 इंटू 100, इट इज 80 न्यूटन। तो बिट नंबर ए में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? मेरा फोर्स 20 न्यूटन है, ब्लॉक नहीं चलेगा। मींस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू and opposite to my force, इसलिए ब्लॉक नहीं चल रहा है। हाउ मच इज फ्रिक्शनल फोर्स हियर? ए में बताइए। 20 न्यूटन। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं और ये यहाँ पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दे सकता है? मैक्सिमम दे सकता है 80 न्यूटन। तो हम दे रहे हैं 20 न्यूटन। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो अब ये नहीं चल रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? दिस मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू दिस, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बी के केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 न्यूटन तक हो सकता है। तो बी के केस में फ्रिक्शनल फोर्स 70 न्यूटन। सी के केस में क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि 100 न्यूटन इज मोर देन 80 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स तो रोक नहीं पाएगा। तो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज, नाउ द ब्लॉक विल स्लाइड, सो इट इज म्यू आर। कौन सा म्यू? म्यू एस की म्यू के? म्यू के, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है। म्यू के कितना है? 0.5। आर कितना है? 100। तो कितना हुआ? 50 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चौथा केस में कोई बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? चौथा केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? क्योंकि 80 न्यूटन को पार करने से ये चलता है, तो 50 न्यूटन दे रहे हैं, नहीं चलेगा। सो सबसे ज्यादा कौन सा केस में है? यस। क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। क्या दिया है अगला क्वेश्चन में? दिया है ए ब्लॉक ऑफ 10 kg is kept on ground, ए ब्लॉक ऑफ 10 kg is kept on ground, ऐसे दिया है, ठीक है ना। और दिया है कि where mu is 0.5, mu का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, two mutually perpendicular horizontal forces F1 and F2 act on it so that the block just starts moving, block just move करने वाला है। यस सर। तो 10 kg का ब्लॉक है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, उसके ऊपर दो फोर्स आने लगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स है ना। तो पूछा है कि एक फोर्स अगर 30 हुआ, दूसरा कितना होना चाहिए कि द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
थोड़े अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोचो कि ये कोई एक ब्लॉक है, आप ऊपर से देख रहे हो, यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू। ऊपर से देख रहे हो कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहे हैं, मतलब एक ऐसा फोर्स आ रहा है, एक ऐसा फोर्स आ रहा है। ऊपर से आप देख रहे हो ये F1 है, ये F2 है। ये ब्लॉक का मास दिया है 10 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप कहोगे R इज 10G इज 100 न्यूटन। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर 0.5 into 100 इज 50 न्यूटन। मतलब इसके ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा, कम होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। एंड व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन द बॉडी विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, चलने वाला होगा। नहीं, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या है? द फोर्स which is parallel to the surface of contact। कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? देखो ये है ब्लॉक और ये उसका वेट है 10G। वेट नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन से आ रहा है। हम दो हॉरिजॉन्टल म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स दे रहे हैं, कोई ऐसे दे रहा है और ऐसे भी दे रहा है, दो फोर्स। क्या दोनों अप्लाइड फोर्स ऐसे काम नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। दोनों फोर्स पैरेलल है टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। What was applied force? The net force parallel to the surface of contact। अगर F1, F2 दोनों फोर्स parallel to the surface of contact हुआ तो नेट फोर्स क्या हो गया? They are mutually perpendicular, है ना? तो हम क्या कहेंगे? Is F1 is perpendicular to F2। तो applied force क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर होल ओवर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर होल ओवर। और ये ब्लॉक जस्ट चलने लगेगा, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। जस्ट स्टार्ट्स मूविंग के लिए अप्लाइड फोर्स को क्या होना चाहिए? 50 न्यूटन, है ना? टू जस्ट स्टार्ट मूविंग, टू जस्ट स्टार्ट मूविंग क्या लिखेंगे? टू जस्ट start moving the applied force must be equal to limiting frictional force। तो F1 का वैल्यू क्या दिया है? 30 का स्क्वायर, ये थोड़ा अप्लाइड फोर्स 30 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां से F2 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? What is the value of F2 coming out? ये 40 न्यूटन चाहिए ताकि ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करेगा। तो हम कहेंगे thus F2 is equal to 40 न्यूटन। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए। इन फिगर शोन थीटा इज 60 डिग्री, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। हमें फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना आता है भैया, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि हमें बता रहना चाहिए कि या तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या रेस्ट में। और अगर मालूम नहीं है तो हम थोड़ा लंबे तरीके लेते हैं, हम अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दोनों निकाल लेते हैं। और दोनों में से जो छोटा होता है वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? चलिए, अब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ये मालूम नहीं है कि ब्लॉक रहा कि फिसल गया, ब्लॉक रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, कोई जानकारी नहीं है। बस फिगर दे दिया है। फिगर में तो ये ऐसे दिखा रहा है, ये म्यू 0.5 है। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा देखो तो ये जो ब्लॉक का वेट है 6G, दैट कैन बी रिटन एज 6G sin
60, क्योंकि थीटा दिया है, थीटा 60 है, ये 6g cos 60 del V नॉर्मल रिएक्शन, और क्योंकि फिसलने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। तो ठीक है, FPD हम लोग देख लिए। अब हम कहेंगे सॉल्यूशन में व्हाट इज R। अगर हम ऐसा लेते हैं अपना x एक्सिस, ऐसा लेते हैं y एक्सिस, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब R इज इक्वल टू 6g cos 60 इज 30 न्यूटन, है ना, R हो गया 30 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स कितना है, म्यू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू आर कितना दिया है, 0.5 इंटू 30 इज 15 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स क्या है, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर 6g sin 60 कितना होता है, √3/2, तो हो गया 30√3 न्यूटन। क्या ये सारा डाटा देखने के बाद आप फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? कैसे कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ FA एंड FL। तो दोनों में से छोटा कौन है, 15 न्यूटन, सो इट इज 15 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. इन फिगर shown find the frictional force on 2 kg। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक 3 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, they are connected by a thread। Here mu is 0.5, you are pulling it with a force of 10 न्यूटन। 2 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है पूछ रहा है, नहीं, 2 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है। सोचो कि अगर मैं 3 kg को खींचूंगा, 3 kg 2 kg को खींचेगा, 2 kg चलने की कोशिश करेगा, तब जाके उसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। पहले देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स on 3 kg is equal to mu into 3g, that is equal to 0.5 into 30 is equal to 15 न्यूटन। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, 15 न्यूटन। हम खींच रहे हैं कितने फोर्स में, 10 न्यूटन। क्या 3 kg चलेगा, नहीं चलेगा, 15 न्यूटन तक रोक देगा। अगर हम कहेंगे 3 kg नहीं चलेगा, जस्ट थिंक, ये जो 2 kg का ब्लॉक है और ये जो 3 kg का ब्लॉक है, चलो मैं दोनों के बीच में जो थ्रेड लगाया है उस थ्रेड को थोड़ा लूज कर देता हूँ, लूज कर दिया। अब मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, ये दोनों के बीच में जो थ्रेड है वो थ्रेड टाइट रहेगा कि लूज रहेगा? लूज ही रहेगा। दिस कैन नॉट मूव बिकॉज़ दिस इज नॉट मूविंग। हाँ, मेरा फोर्स अगर 15 न्यूटन से ज्यादा होता, करीब 20 न्यूटन होता, ये चले जाता, खींचता इसको, तो ये लूज ही रहेगा। क्या 2 kg स्लाइड कर रहा है? नहीं। क्या 2 kg का स्लाइड करने का टेंडेंसी है? नहीं। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 10 न्यूटन, बट 2 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0। तो क्या लिखेंगे, एज द थ्रेड बिटवीन 2 kg and 3 kg remains loose, therefore 3 kg and 2 kg remains loose, therefore आप कहोगे, therefore frictional force on 2 kg is 0
बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. क्योंकि ये 15 न्यूटन तक रोक सकता है, 3 kg तो हिलेगा भी नहीं, हम 10 न्यूटन दिए तो रोक दिया नहीं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर शोन म्यू इज इक्वल टू 0.4 एवरीवेयर, हर जगह म्यू का वैल्यू 0.4 है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू का वैल्यू हर जगह 0.4 है, पूछा है फ्लोर पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कितना है बताना है आपको। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर? चलिए कोशिश करते हैं निकालने की कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर कितना बनेगा। ठीक है चलिए अब पहले देखते हैं कि ये 2 kg स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। सॉल्यूशन FL between 2 kg and 4 kg, इन दोनों के बीच में यहाँ इक्वल टू कितना हुआ? म्यू 2g, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू, म्यू इज 0.4, सो 2 into 0.4 into g, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 न्यूटन। तो मैं ये इसके ऊपर 8 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। मैं दे रहा हूं 6 न्यूटन, मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा। एज अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज 8 न्यूटन। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। समझ में आया क्या? ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। अच्छा अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या क्या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? चलिए सोचते हैं। ब्लॉक तो स्लाइड नहीं कर रहा है, पता चल गया है, तो ठीक है। ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो देखते हैं ये 2 kg का ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, मैं दे रहा हूं 6 न्यूटन, तो इसके ऊपर आ रहा होगा 6 न्यूटन। इसके ऊपर 6 न्यूटन दे कौन रहा है? दे रहा है नीचे वाला ब्लॉक, तो नीचे वाले के ऊपर ये दे रहा होगा 6 न्यूटन। नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर ये दे रहा है 6 न्यूटन, फिर भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर आ रहा होगा 6 न्यूटन। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? इतना करने के बाद कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर? कितना होगा? 6 न्यूटन। टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? सोचो, टुवर्ड्स लेफ्ट और ये, तो फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन का होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। मैं क्या करूँ, ये फ्रिक्शन चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आप लोग भी तो डेयर डेविल हो। अगला चैप्टर्स बहुत इजी रहेंगे, ये फ्रिक्शन थोड़ा फ्रिक्शन है। मैं क्या करूँ, स्कूल में आपको ये सब नहीं पढ़ाते। इवन इफ यू गो फॉर क्लास 11th लेवल, स्कूल में ना इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाते, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लॉजिकल है, लेकिन आपको चाहिए ये सब चीजें। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। अगला क्वेश्चन, हियर फाइंड मिनिमम एज फॉर व्हिच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। देखो ये कोई एक वॉल के अगेंस्ट में एक ब्लॉक को प्रेस करके पकड़ के रखे हैं। पूछा है कितने फोर्स में खींचने से ये ऊपर जाएगा, जस्ट चलना शुरू करेगा। दिस विल स्टार्ट मूविंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। चलिए ठीक है, कितना वैल्यू ऑफ एफ होने से ब्लॉक चलना शुरू करेगा? पहले मैं इस ब्लॉक का 3 बॉडी डायग्राम करता हूं। ये है हमारा ब्लॉक, यहाँ पे है ब्लॉक। ये ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? मैं दे रहा हूं 100 न्यूटन का फोर्स। मैं जानबूझ के आज की क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल और डिफिकल्ट बनाया हूं
तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ मूविंग, चलो अगर आपको समझ में नहीं आता मूविंग ऑफ कर देते हैं। सर डाउनवर्ड जे 4G भी है ना सर, वो इंक्लूड नहीं किया आपसे। वही दिखा रहा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका वेट है 4G और ये चलना शुरू करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा और चलना शुरू करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स म्यूआर होगा। तो हम कहेंगे सिग्मा और हियर R इज इक्वल टू 100। कहां से मिला? ऐसे मिलता है हमें, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 से मिला कि R इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अच्छा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये जस्ट चलने वाला है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। यस खत्म नहीं हुआ। इट इज, हम लिखेंगे म्यू आर प्लस 4G ना, म्यू आर प्लस 4G एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये जस्ट चढ़ने वाला है तब ये हाल है। म्यू आर कितना? म्यू दिया है 0.5, आर है 100, सो इट इज 0.5 into 100 plus 40 is equal to 90 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. A chain of length L is kept on a table as shown. Find the minimum mu for equilibrium। पहले स्टेटमेंट को ना बढ़िया से समझो। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है देखो, सोल्यूशन में देखेंगे। मिनिमम म्यू फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब म्यू और अगर थोड़ा सा भी कम होता ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, मतलब फिसल जाता है ना। मतलब अभी 8 मिनिमम म्यू द चेन इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेट मास ऑफ चेन कितना? चलो मानते हैं m। हैंगिंग मास, हैंगिंग वेट कितना होगा? पर पूरा चेन का मास m है, ये L/3 है तो इसका m/3 होगा। वेट कितना होगा? mg/3। यही खींच रहा है और ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक के रखा है। तो क्या लिखेंगे? एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आपको हो गए अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब जो फिसलाने की कोशिश कर रहा है कौन? mg/3। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू r। क्या कोई मुझे यहाँ पे r बता सकता है? हाँ, जितना इसका वेट है। कितना वेट है? ये L/3 है तो ये तो है 2L/3। अगर ये 2L/3 है तो उसका वेट हो गया 2mg/3। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इससे क्या मिला? म्यू का वैल्यू 1/2 और 0.5 है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. So mu should be 0.5। ये खींच के फिसलाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है। हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जब दोनों फोर्स बराबर है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तो लिखा नहीं है सर। अरे लिखा नहीं है तो क्या हुआ? पूछा मिनिमम म्यू, मतलब म्यू थोड़ा सा और कम हो जाता तो ये फिसल जाता। अब म्यू 0.5 से ज्यादा होगा तो ठीक है रहेगा, कम होगा ये फिसल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। कोई एक जोरदार फोर्स लगा के कोई बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, जहां पर म्यू का वैल्यू दिया है 1/√3। इन फिगर शो द वेट ऑफ द ब्लॉक इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर्ड टू एफ। मान लो इसका वजन कुछ
0.0001 न्यूटन है और हम फोर्स लगा रखे हैं मान लो 100 न्यूटन। इसके सामने इसका वेट काफी छोटा है तो इग्नोर करो उसको, इग्नोर करो। बोल रहा है कि वेट ऑफ द ब्लॉक इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर्ड टू एफ। ठीक है, पूछा है फाइंड मिनिमम थीटा फॉर व्हिच एनी वैल्यू ऑफ एफ कैन नॉट मूव द ब्लॉक। थीटा कितना होने से आप कितना भी ताकत लगा दो ये मूव नहीं करेगा, कितना भी ताकत लगा दो मूव नहीं करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 90 डिग्री। ओ अच्छा, यू आर करेक्ट, यू आर थिंकिंग प्रॉपर्ली। बट देन अगर हम 90 डिग्री में पुश करेंगे कितना भी ताकत लगा देंगे मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन क्या ये थीटा मिनिमम हुआ? 89 डिग्री करने से मूव करेगा क्या? नहीं। 80 नहीं, 70 नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल आएगा उसके बाद मूव करेगा। मिनिमम एंगल पूछा है मिनिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल पूछा होता तो आप 90 डिग्री बोल देते, लेकिन पूछा है मिनिमम एंगल, है नहीं? सोचना है। That means for minimum value of theta the block is about to move. For minimum value of theta the block is about to move. लेकिन मूव नहीं कर रहा है। क्या हमारे पहलवान बच्चे कुछ सोच सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? इट विल बी F cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? F sin थीटा। और यहाँ पर उसका वेट को आप इग्नोर कर सकते हो, ये है R। अब ये ब्लॉक फिसलने की कोशिश कर रहा है, इधर को फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? ऐसे होगा जी। हाँ, यस, यू आर करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे फॉर मिनिमम थीटा ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब मूव करने वाला है। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आज का ये कोई भी डिफिकल्ट चीज अगर छोड़ देंगे तो फिर फायदा क्या है ना? तो फ्रिक्शन का ये इंटरेस्टिंग चीज हम कर रहे हैं, इसलिए मिनिमम थीटा ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, हियर व्हाट इज आर? F sin थीटा, है ना? एंड व्हाट इज F cos थीटा? इट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। आर मतलब F sin थीटा। F तो गया दोनों तरफ से, म्यू क्या आया? cot थीटा। म्यू कम्स आउट टू बी cot थीटा। थीटा का वैल्यू पूछा है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू दिया है 1/√3। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। तो अब हम निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू क्या आएगा हम निकाल सकते हैं, है ना? नाउ वी कैन थिंक फॉर वैल्यू ऑफ थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1/√3 मतलब थीटा इज 60 डिग्री। तो थीटा अगर 60 डिग्री हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया तो कितना भी ताकत लगा दो ये ब्लॉक नहीं मूव करने वाला। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड मिनिमम म्यू फॉर व्हिच द ब्लॉक डज नॉट मूव। म्यू कम से कम कितना होने से ब्लॉक मूव नहीं करेगा? मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करो। पूछा है मिनिमम म्यू फॉर व्हिच द ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब म्यू और थोड़ा सा भी कम होता है ब्लॉक मूव कर जाता है, मतलब अभी जस्ट मूव करने वाला होगा, मतलब इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक सिंगल वर्ड से कितने सारे मतलब निकल के आ रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये जो 10√2 था
ये फोर्स को मैं क्या करता हूं, दो फोर्स में कन्वर्ट करता हूं। ये हो गया 10√2 साइन cos 45, और ये फोर्स हो गया 10√2 साइन 45। ये इसका वेट है और ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। बस यही चीज देखना है। 8 लिमिटिंग और 8 मिनिमम म्यू। The block is in limiting equilibrium। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या कहोगे? इधर का फोर्स सिग्मा एफ वाई अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो आर कितना हो गया? मींस आर इज इक्वल टू नीचे की तरफ है 2g, ऊपर क्या है 10√2 sin 45, 10√2 sin 45। लेकिन sin 45 कितना है? 1/√2, √2 को खा गया, मिला 30 न्यूटन का। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। तो इधर का फोर्स क्या है? म्यू इंटू आर। उधर का फोर्स क्या है? 10√2 cos 45। अरे cos 45 भी तो 1/√2 है, √2 को खा गया। सो इट इज म्यू इंटू 30 इज इक्वल टू 10 और म्यू इज इक्वल टू 1/3। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A car can move with maximum acceleration 8 meter per second square on earth. With what maximum acceleration it can move on moon? Assume same mu everywhere। मतलब अर्थ पे और मून पे हर जगह आपको म्यू का वैल्यू सेम लेने के लिए कहा गया है। वैल्यू ऑफ म्यू इज सेम। बोला कोई कार है जो अर्थ में जा सकता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मून पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना जा सकता है? सेम ही जाएगा ना सर। यही तो सोचना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे A car moves due to the external force called friction। ये समझ में आना चाहिए। ड्राइवर सोच रहा है कि मैं चला रहा हूं, इंजन बोल रहा है कि नहीं मेरे ताकत पे चल रहे हो। लेकिन सोचो तो नीचे तेल डाल देंगे, कितना जोर से भी एक्सीलेटर दबाओ, चक्का तो वहीं फिसलते रह जाएगा। कार आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जा रहा है तो क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना जोर से जाएगा। हमारे न्यूटन्स लॉ आपको मालूम है थोड़ा बहुत। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा मूव नहीं करेगा। कार रेस्ट में था, क्यों मूव किया? इंजन का फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो गया, तो क्यों मूव किया? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अभी फ्रिक्शन के चलते मूव किया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना ले सकता है कार? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg, है कि नहीं? तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना ले सकता है कोई कार? दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाय इट्स मास। आप कितने जोर से दौड़ सकते हो वो आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्लोर के ऊपर। इफ आई स्प्रे सोप सॉल्यूशन ऑन ए मार्बल फ्लोर और पीटी उषा जी को कहा गया दौड़ने के लिए, क्या वो भाग पाएगी? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। कितना जोर से भाग सकता है ये? म्यू mg बाई m इज म्यू g
and that is given 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। जब आप मून पे पहुंचोगे क्या होगा, क्या होगा, सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन मून पे g का वैल्यू क्या हो जाता है, g/6। यस यस यस। सो ऑन मून मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा रे भैया, म्यू g/6 and that is 8/6 is 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा जोर नहीं जा सकता। क्या कभी कभार आप लोग कई डांस में नहीं देखे हो मून वॉक करने का मतलब वो क्या करते हैं, पाँव को इसे डालते हैं, पाँव से फिसलता है, फिर इसे डालते हैं, इसे फिसलता है। क्यों फिसल रहा है, क्योंकि म्यू में क्या मून पे फ्रिक्शन कम है, नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है, लेकिन जी का वैल्यू कम होने के कारण आप जल्दी जल्दी नहीं जा सकते। जैसे पाँव डाल के जाओगे पाँव फिसलने लगेगा, पाँव फिसलने लगेगा। लोग ऐसे 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 करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मून वॉक। आप लोग कर तो लेते हो लेकिन मालूम नहीं कि क्यों ऐसे करते हैं। इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज लेस, यू हैव लेस फ्रिक्शनल फोर्स देयर। अर्थ पे जितना जोर से दौड़ सकते हो मून पे उतना जोर से दौड़ नहीं सकते हो। क्या स्लिपरी, अरे नहीं स्लिपरी नहीं है, वहां पर यू विल गेट लेस नॉर्मल रिएक्शन, लेस फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू कम है क्या, नहीं म्यू भी सेम रहे, क्या फर्क पड़ता है उसके बावजूद। समझ में आया क्या? सो इट इज कमिंग आउट टू बी द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विल बी म्यू इंटू g/6। म्यू इंटू जी का वैल्यू 8 हो गया है, सो इट इज 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहे हैं। ए कार एंड ए ट्रक आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम फॉर बोथ ऑन द रोड। इफ बोथ अप्लाई हार्ड ब्रेक्स such that the wheels start sliding, इतना जोर से ब्रेक लगाया चक्का घिसने लगा, ठीक है, then which one will stop in less time, कौन कम समय में रुकेगा? ये क्वेश्चन आपको सोचना है। दिया है कि कार और ट्रक दोनों बराबर वेलोसिटी में जा रहे थे। पहले सोचो कोई मास, जब ये ट्रक हो या कार हो क्या फर्क पड़ता है, चलो मानते हैं कि इसका मास m हो और ये इतना ब्रेक लगाया कि चक्का घूमना बंद हो गया, तो ये स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, म्यू mg। तो ये एक्सीलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। कितना, फोर्स बाई मास, म्यू mg बाई m। तो जब ये हार्ड ब्रेक लगा के स्लाइड कर रहा है तब जो रिटार्डेशन होगा क्या वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था, दोनों रुकेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, दोनों के लिए एक्सीलरेशन म्यू जी था। तो टाइम किसके लिए ज्यादा होगा, कार के लिए कि ट्रक के लिए? किसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा? दोनों का u बराबर है, v बराबर है, a बराबर है, और t क्या होता है, t इज v माइनस u बाई a। ये फॉर्मूला तो आप जानते हो। दोनों का v u a बराबर है, तो t मस्ट बी सेम। जितना समय लेगा कार रुकने के लिए उतनी ही समय लेगा ट्रक भी रुकने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. यही तो गड़बड़। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg बताइए। यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है 0.5, म्यू दिया है 0.5, 6 kg का एक्सीलरेशन बताइए। आप इसको कर सकते हो, पक्का करो। Let us see here. Here is a force of 6G pulling the block। और क्या हुआ है, हुआ यूं है, यहाँ पर ये ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश करेगा।
फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू इनटू आर, और आर कितना है? आर तो वही है 4G। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर R इज इक्वल टू 4G। अच्छा, तो म्यू आर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4G, और 0.5 इंटू 4G इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ठीक है, नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम, ये खींच रहा है 6G में, ये रोक रहा है 20 न्यूटन में, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 60 माइनस 20 इज 40 न्यूटन। नेट मास अंडर मोशन, कौन मूव कर रहा है? 6 kg की 4 kg, दोनों 6 प्लस 4 इज 10 kg। तो फिर पुली वाला न्यूमेरिकल का फंडामेंटल लगाओ, एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाओ, कुछ लोग तो आंसर फटाफट बता देते हैं। क्या सबको समझ में आया? यस। चलिए देखो, इसका गुप्ता भी आंसर बता रही है। नेक्स्ट, a block of 8 kg sliding on a rough horizontal floor where mu is 0.75. Find net force exerted by floor on block. Net force exerted by floor on block. नेट फोर्स कितना होगा? फ्लोर ब्लॉक के ऊपर क्या देगा? आप लोग इसको पक्का कर सकते हो। ट्राई इट नाउ। A block of 8 kg is sliding on a rough horizontal floor. ठीक है, 8 kg का ब्लॉक है और ये स्लाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना असर आ रहा है? 100 न्यूटन इज करेक्ट। और ये ब्लॉक का है 8G। तो फोर्स exerted by floor on block, forces exerted by the floor on the block are, पहला R कितना है? 8G और 80 न्यूटन। दूसरा क्या है? म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो दे रहा होगा फ्लोर इसके ऊपर, म्यू इंटू 8G। म्यू कितना है? 0.75 इंटू 80, 0.75 इंटू 80 इज 60 न्यूटन। अच्छा, तो नेट फोर्स कितना होगा? देखो ये दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होने से तो हम ऐसे निकाल देते हैं। देखो बढ़िया है। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड म्यू आर। कितना आया? 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आया? यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है किसी एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ब्लॉक को यहाँ रखने से रहता, थोड़ा फिसला के रखेंगे रहेगा, यहाँ भी रखेंगे रहेगा, और नीचे रखेंगे हो सकता है फिसल जाएगा। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द हेमिस्फीयर। ये ब्लॉक और इनके बीच में जो म्यू का वैल्यू है वो 1/√3 है। फाइंड मिनिमम एच फॉर इक्विलिब्रियम। एच कितना कम हो सकता है? एच कितना कम हो सकता है? और कम करने की कोशिश करेंगे, नीचे रखने की कोशिश करेंगे, फिसल जाएगा। व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच फॉर इक्विलिब्रियम? मिनिमम वैल्यू ऑफ एच फॉर इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, मैं करता हूं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक समझते हैं। सपोज कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, और ये मान लो कि यहाँ पर दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मैं थीटा को बढ़ाते जाऊंगा, एक पर्टिकुलर एंगल में फिसलना शुरू करेगा।
उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ने जिस एंगल में फिसलना शुरू करता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर थीटा जीरो एंगल में ये ब्लॉक फिसलना शुरू कर रहा है, थीटा जीरो और म्यू में क्या रिलेशन है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? ये था क्लू। क्या ये बात मैं क्लास में बताया था कि नहीं बताया था आपको? यस सर, अब इस हेमिस्फीयर के बारे में देखो, इस हेमिस्फीयर के बारे में देखो। इस हेमिस्फीयर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हियर इज द हेमिस्फीयर। जब ये ब्लॉक लाके मैं यहाँ पे रखा तो द ब्लॉक इज एज गुड एज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। हम कहेंगे ब्लॉक कहाँ रखा है? किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, इंक्लिनेशन थीटा। अगर ब्लॉक को और नीचे रखने की कोशिश करेंगे, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। ओह सो बैड, सो बैड, सो बैड। सोचो बढ़िया से, हड़बड़ाओ मत, सोचो और बढ़िया से देखो। देखो अगर ये ब्लॉक को यहाँ रखने की बजाय थोड़ा मैं यहाँ ले आऊंगा तो कैसे हो जाएगा लाइन? और भी ऐसे हो जाएगा ना, थीटा विल इंक्रीज, है कि नहीं? थीटा विल इंक्रीज। अगर हम ब्लॉक को और नीचे रखने की कोशिश करेंगे तो थीटा का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा। थीटा ब्लॉक को अगर और ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो एंगल और कम हो जाएगा, है कि नहीं? क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। यस। तो जैसे जैसे हम ये ब्लॉक को नीचे रखने जा रहे हैं ये थीटा बढ़ते जा रहा है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए थीटा कम से कम कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ रिपोज, है ना? तो क्या लिखेंगे? मिनिमम थीटा, मिनिमम थीटा फॉर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय थीटा जीरो। तो हम कहेंगे जब हम बात करेंगे ये मिनिमम हाइट का, थीटा भी ये होगा कितना? tan थीटा जीरो विल बी इक्वल टू म्यू। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सचमुच समझ में आ रहा है? सोचो, इससे नीचे रखने की कोशिश करेंगे थीटा और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये थीटा जीरो है, ये हेमिस्फीयर का सेंटर है, ये 90 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा जीरो। और हमें चाहिए था h, और अगर ये r है, ये 90 माइनस थीटा जीरो है तो ये थीटा जीरो है। h कितना हो गया? r cos थीटा जीरो। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सोचोगे तो आप समझ पाओगे। अगर ये एंगल हुआ थीटा जीरो, ये 90 माइनस थीटा जीरो हुआ, समझ में आ गया? ये अगर 90 माइनस थीटा जीरो हुआ तो हम कहेंगे ये होगा थीटा जीरो। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रायंगल में ये r है, ये थीटा जीरो है। तो h पूछा था, h कितना होगा? r cos थीटा जीरो। समझ में आया क्या? तो हम लिखेंगे as shown in figure, लिखेंगे as shown in figure, as shown in figure। आपका h मिनिमम इज इक्वल टू r cos थीटा जीरो। ये ट्रायंगल में h बाई r हो गया cos थीटा जीरो, सो h इज इक्वल टू r cos थीटा जीरो, where tan थीटा जीरो इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, tan थीटा जीरो अगर म्यू है, थोड़ा ड्रॉ करके देखो तो कैसे दिखता है। सपोज हम कहेंगे ये एंगल थीटा जीरो है, ये म्यू है, ये 1 है, ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 है। तो tan थीटा जीरो कितना हो गया? म्यू। हमें चाहिए cos थीटा जीरो, क्या होगा? 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस प्लस 1 का रूट ओवर। क्या मेरी बात
बात सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है सोचना, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। क्या करेंगे? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा बताएंगे। कोई कुछ नहीं बोला, सर दोबारा बताते हैं पहले। क्या आपको tan थीटा 0 अगर म्यू दिया हुआ है तो cos थीटा 0 आप निकालना आता है क्या? चलो मैं बताता हूं। सपोज हम कहेंगे यू लुक एट दिस ट्रायंगल, मान लो कि ये है थीटा 0। फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाते वक्त, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताए थे ये म्यू है, ये 1 है। व्हाट इज tan थीटा 0? p/b, म्यू बाई 1। हाँ, tan थीटा 0 इज म्यू। अच्छा ये म्यू है, ये 1 है, तो ये कितना है? पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं? तो व्हाट इज cos थीटा 0? 1 बाई दिस। cos थीटा 0 कितना हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 1 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर 10 10 10। एच का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? r cos थीटा 0, और cos थीटा 0 का वैल्यू हमें मालूम है, r बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं सर। अरे डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है, थोड़ा सा एक बार सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। देख लीजिए, समझ में आया क्या? Yes, sir. yes sir Yes. yes sir A block is sliding down a rough inclined plane with constant velocity. If inclination of the plane is 45 degree, what is mu on the plane? Mu on the plane constant velocity में आ रहा है भैया, constant velocity में आ रहा है, स्लाइड करके। खींचने वाला फोर्स mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स म्यू इंटू आर। आर तो हो गया mg cos थीटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इंटू आर। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है मतलब एक्सीलरेशन 0 है। एट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज 0, मतलब mg sin थीटा must be equal to mu mg cos थीटा। mg को खाया, tan थीटा is equal to mu। थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री, so mu is tan 45, how much it is? 1। so mu का वैल्यू अगर 1 होगा, इतना इंक्लिनेशन पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। बात कुछ हजम नहीं हो रहा है कि हजम हो रहा है, बताइए। यस सर tan 45 सर कैसे हो सर, फिर से समझा सकते हैं? देखो ये साइन mg गया, sin थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा, cos थीटा को डिवाइड करो, sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, इधर आ गया म्यू। थीटा थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। ओके सर। यस यस यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग करो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक टॉपिक छोड़ दिया हूं। अगले क्लास वी शैल स्टार्ट विथ ए न्यू चैप्टर। तो ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, थोड़ा आप लोग दूसरा बार ट्राई कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. थैंक यू सर।